Okay, so this is the continuation of our first lecture. हमने पहले osteoarthritis डिस्कस किया है. Now let's talk about the rheumatoid arthritis. मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा ताकि आपके MCQs जो हैं वो साथ साथ ही सॉल्व होते जाएं. So पहला इसके अंदर था कि वो जो डिजीज मैंने आपसे कहा था कि वो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था और मैंने कहा था वो ज्यादातर आपके वियर एंड टीयर फिनोमिना के साथ रिलेटेड है. ये जो डिसऑर्डर है दिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ये भी क्रॉनिक बट ये है ऑटोइम्यून. अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर जिस तरह वहां हमने डिस्कस किया कि वो क्रॉनिक है, आई मीन कई सालों से चलता है या कई लंबा अरसा होता है, ये भी क्रॉनिक है. वो नॉन इन्फ्लेमेटरी था, ये इन्फ्लेमेटरी है. दैट्स द मेन डिफरेंस. ठीक है. उसमें जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थी उसका कोई सिमेट्री नहीं थी उसके अंदर. ये जरूरी नहीं था कि अगर उसका राइट नी है तो लेफ्ट भी होगा. यहाँ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा सिमेट्रिकल होती है. ठीक है. वहां पे जो हमने डिस्कस किया था कि साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी मोस्टली वही होते हैं. और यहाँ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो उसके ऊपर मैंने कहा था जॉइंट्स के ऊपर होती है, आहिस्ता 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 उसके अंदर जब ऑटोइम्यून ये प्रोसेस चल रहा होता है, ये डिपॉजिट्स होते हैं, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की हाइपरट्रॉफी हो जाती है. एंड फाइनली वहां पर एक चीज बन जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज पैनस. पैनस फॉर्मेशन याद रखिएगा, वहां ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होती थी, यहाँ पैनस फॉर्मेशन. आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि जो कार्टिलेज थी, वो इरोड होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी कार्टिलेज इरोड होती थी, डैमेज होती थी. अल्टीमेटली चूँकि कार्टिलेज के साथ या सबोवियल मेम्ब्रेन के आस-पास ये जॉइंट्स के ऊपर से आपको पता है टेंडन्स भी गुज़रती हैं, डिफरेंट टेंडन्स होती हैं व्हिच आर नियर द जॉइंट. अल्टीमेटली ये टेंडन को भी इन्वॉल्व कर देता है व्हिच लीड्स टू टेंडिनाइटिस. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स भी इसके अंदर. तो देखिए इसका सीक्वेंस भी वही है. ये मरीज़ भी ये नहीं कहेगा कि मुझे कल से मसला शुरू हुआ है, कहेगा जी कई सालों से चल रहा है. इसके जॉइंट्स पेन होगी, स्वोलन जॉइंट्स होंगे, स्वोलन जॉइंट्स क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. ये मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब सुबह उठता हूँ, तो मेरा तो कोई हाल नहीं होता. 1 घंटा मैं मुझसे हिला नहीं जाता. बड़ी मुश्किल से मैं अपनी रूटीन में आता हूँ. मेरे से ब्रश नहीं होता क्योंकि मेरे एल्बो जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं. मेरे पास मैं हेयर ब्रश नहीं कर सकता, मेरा शोल्डर का मसला आता है. मैं काम नहीं कर सकता, मैं चाय नहीं उठा सकता, मेरी रिस्ट का इश्यू आता है. और फिर कहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं काम करना शुरू करता हूँ, घंटा गुज़रता है तो डॉक्टर साहब आई स्टार्ट फीलिंग बेटर. क्योंकि मूवमेंट से वो जो फ्लूइड था मैंने कहा था वो इधर-उधर स्क्वीज़ हो जाता है. जब स्क्वीज़ होता है तो जॉइंट्स की थोड़ी रेंज ऑफ मूवमेंट बेहतर हो जाती है. तो ये सारी स्टोरी है जी इन कंपैरिजन टू द ओस्टियोआर्थराइटिस. क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स देखेंगे तो उसमें एक तो ये फीमेल के अंदर हमेशा जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, दे आर मोर कॉमन इन फीमेल. और एज देखो कैसा है, वहाँ मैंने कहा था कि दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ एल्डरली पीपल, दिस इज़ डिजीज़ ऑफ यंगर पीपल. सो थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ से स्टार्ट होके ये 40, 50, 60s तक भी जा सकता है. और इसके पीछे फिर अब जेनेटिक ऑब्वियसली बात है, जैसे हम कहते हैं हमेशा ये होता है, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एचएलए. एचएलए स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4. ये लाजमी याद रखना है आपने. इसका एमसीक्यू आया हुआ है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच एचएलए पैथोलॉजी. सो याद रखिएगा DR4 पैथोलॉजी के साथ ये एसोसिएटेड होता है. उसके बाद इसके अगर हम हिस्ट्री जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस है, 30 मिनट से ज़्यादा होगी, पेनफुल है, वार्म स्वोलन जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट नहीं है, मल्टीपल जॉइंट्स हैं, सब के सब सिमेट्रिकली इन्वॉल्व हैं. इस साइड की रिस्ट है तो दूसरी साइड की भी रिस्ट है, इस साइड का एल्बो है तो दूसरी साइड का एल्बो भी है. तो ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है और ड्यूरेशन कितना हो, मिनिमम 6 वीक्स से ज़्यादा हो, तो ये फिर हमारा डायग्नोसिस होता है कि दिस इज़ द रूमेटाइड. ठीक है? अब ये तो पहले जब मैंने ओस्टियोआर्थराइटिस बात की तो मैंने आपको जॉइंट्स के अलावा कोई बात ही नहीं की कि उसकी एक्स्ट्रा जो जॉइंट्स के अलावा कोई मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं. यानी अदर देन जॉइंट्स भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं. उसमें पहला आता है रूमेटाइड नोड्यूल. ये नोड्यूल्स हैं, ये छोटे-छोटे ये जॉइंट्स के अराउंड बनना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर एल्बो में है. यहाँ ये एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी ही वो बेसिकली नोड्यूल्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं रूमेटाइड नोड्यूल्स, ये इसके साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. HLA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. याद रखिएगा, ये बेसिकली इम्यूनोलॉजी है. इम्यून सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट हमारे पास HLA जीन्स हैं, एलील्स होते हैं और ये डिफरेंट आगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं.
जैसे इस केस के अंदर HLA-DR4 एसोसिएटेड। इसी तरह और भी HLAs हैं, HLA-18 है, HLA-DR8 है, 2 है, इस तरह करके देयर आर सो मेनी HLAs व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, उनके बैकग्राउंड की पैथोलॉजी के अंदर ये साथ चल रहा होता है। अच्छा, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि इसके अंदर नोड्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब ये मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं ना, खासतौर पे ये वाली, दिस इज कॉल्ड मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। तो पेशेंट की ग्रेजुअली जो हाथ है, अगर ये देखो मैंने सीधा रखा है ना, तो अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट का आहिस्ता, 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 आहिस्ता हाथ ऐसे अल्ना की तरफ डेविएट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्नर डेविएशन। ये बोन अल्ना, जो लिटिल फिंगर है उस साइड पे अल्ना होती है, ठीक है? ये रेडियल। सो आहिस्ता-आहिस्ता जॉइंट की सॉरी क्या हो जाएगी डिफ़ॉर्मिटी, और उसकी वजह से अल्नर डेविएशन हो जाएगी। तो इन पेशेंट्स के हाथ थोड़े से बाय ये अल्ना की तरफ डेविएटेड होंगे। तो होता क्यों है? वही बात है कि जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या हाइपरट्रोफी है, वो इस तरह ये प्रॉब्लम करवाती है। तो ये लिखा हुआ है कि इस केस मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, सो देन देयर विल बी अल्नर डेविएशन। फिर मैंने कहा था चूँकि ये इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होती है लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में, टेंडन्स में, हर जगह जाती है। तो अब जब ये टेंडन्स को या लिगामेंट्स को इन्वॉल्व करती है, तो फिर और डिफ़ॉर्मिटीज़ आती हैं। अब देखो जब कोई टेंडन या लिगामेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो वो फिर इन जहाँ पे वो जाके टेंडन लग रही होगी तो उसको खींच लेती है। तो इस केस के अंदर फिर हाथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं। वन ऑफ देम इज़ द स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी शायद अगर डायग्राम है तो मैं आगे दिखाता हूँ, वरना आप इसको सर्च कीजिएगा। इसमें क्या होता है स्वान नेक यानी ये जो फिंगर्स हैं पेशेंट की वो स्वान नेक की तरह हो जाती है। इस तरह करके आई थिंक सो ये बन जाती है। यहाँ से नीचे होता है फिर ऊपर होता है। सो दिस इज़ द स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है? तो इसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा दूसरी है व्हिच इज़ कॉल्ड बॉटनियर डिफॉर्मिटी। ये भी अगेन fascia, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आता है। फिर एसोसिएशन क्या है? वेस्कुलाइटिस। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है। इनके अंदर एटलैंटोएक्सियल सबलक्सेशन भी होती है। एटलैंटोएक्सियल का मतलब है एटलस एंड एक्सिस। ये 2 सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं जो कि 1 और 2 C1, C2 एटलैंटोएक्सियल जॉइंट्स, वो जॉइंट्स सबलक्सेट हो जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। ये एक जॉइंट है ना, अगर ये पूरा ऐसे हो जाए तो ये डिसलोकेट हो गए। लेकिन अगर ये अपनी जगह से थोड़ा-सा ऐसे हिल जाए, दिस इज़ कॉल्ड सबलक्सेशन। तो ये चूँकि जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से ये बड़ा खतरनाक है, एटलस और एक्सिस का जॉइंट, वो सबलक्सेट होना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली जो नेक्स्ट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है व्हिच इज़ कॉल्ड केराटोकंजक्टिवाइटिस। केराटो का मतलब है केराटाइटिस व्हिच मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास आई का स्ट्रक्चर है, और कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन। कंजक्टाइवा क्या है? आईलिड्स को उल्टा करें, अंदर जो आपको अपर एंड लोअर आईलिड के अंदर मेम्ब्रेन नजर आती है रेडिश किस्म की, वो हमारे पास कंजक्टाइवा होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा केराटो कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि केराटाइटिस भी होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। आप देखो अगर एक पेशेंट आता है ना, और मुझे कहता है जॉइंट पेन है, साथ में मुझे कहते डॉक्टर साहब ये देखिए इधर एक नोड्यूल बन गया। साथ वो कहते डॉक्टर साहब ये मेरी आँखें देखिए रेड हो गई हैं। तो मुझे ना मेरा ख़्याल है डायग्नोसिस बनाने में इश्यू ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती ही नहीं। ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो बनता है नोड्यूल्स बनते हैं, ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये जो वेस्कुलाइटिस होता है। तो इट्स वेरी ईज़ी टू डिफरेंशिएट कि यार ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। इसने खाली जोड़ों को इन्वॉल्व नहीं करना, इसने वेसल्स को इन्वॉल्व करना है, इसने स्किन को इन्वॉल्व करना है, इसने जॉइंट्स को पूरी बॉडी के इन्वॉल्व करना है। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम। एटलैंटो एक्सियल जॉइंट मैंने समझाया कि ये एटलस और एक्सिस C1, C2 जो वर्टेब्रास हैं हमारे, ये उनके जॉइंट को सबलक्सेशन हो जाती है, आगे-पीछे हो जाता है। ये इसके अंदर बेसिकली है। ठीक है? होपफुली अब आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि ये सारी स्टोरी चल कैसे रही। तो अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट भी आपको समझ आ गया कि ये क्या है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अगर सपोज़ करो कि व्हाटएवर इज़ द रीज़न, हमारे पास ये पेशेंट आ गया, आप ओपीडी में बैठे हैं। नाउ यू हैव टू डायग्नोज़ दिस पेशेंट। उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है? ये क्राइटेरिया ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो यू विल एडमिट योर पेशेंट, या यू विल मेक योर डायग्नोसिस कि हाँ जी, यही इसका इश्यू है। ठीक है?
अच्छा, अब वो क्राइटेरिया क्या-क्या चीज़ें हैं? कहते हैं 6 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, अगर आपका डायग्नोसिस कन्फर्म है। नंबर 1, पहले तो आर फैक्टर, जिसको रूमेटाइड फैक्टर कहते हैं, आरए फैक्टर भी कहते हैं, ये कराती हूँ। ये होता क्या है? होता क्या है? देखो, मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी रूमेटोलॉजी है ना, ये एंटीबॉडीज़, एंटीजन उनके ऊपर खेलते हैं सारे। मैं इसका एक सिंपल सा आपको एक पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलो जो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, उसकी मेम्ब्रेन है, या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो एंडोथेलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो कि कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। हमारी जितनी वेसल्स हैं, उन सब की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस तरह जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसी तरह बॉडी के अंदर बाकी। ये जो क्या करते हैं, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हमारी इन मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, या हमारी ही एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू। यहाँ देखिए, रूमेटाइड फैक्टर अगर कोई पूछे आपसे क्या है, तो आपने कहना ये आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी है। किसके अगेंस्ट बनेगा? एफसी, एफसी का मतलब होता है कांस्टेंट पोर्शन ऑफ आईजीजी, ठीक है? तो देखो, आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट एफसी आईजीजी, एफसी का मतलब कांस्टेंट पोर्शन ऑफ दी आईजीजी, एंटीबॉडीज जो है आईजीजी है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है? या फिर अगर डायग्नोसिस और कंफर्म करना है या और सपोर्ट लेना है, तो फिर एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो भी बन जाती हैं। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में या आरए फैक्टर पॉजिटिव हो या एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो, आप उसको 1 नंबर दो। हमें टोटल 6 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। दूसरा, आपने उसका ईएसआर करवाया, मैंने आपसे शुरू में कहा था ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, ईएसआर और सीआरपी, इनकी बिल्कुल 2 टके की वैल्यू नहीं है जब पॉजिटिव आर्थराइटिस डायग्नोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव आ गए, 1 नंबर मिले। फिर उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। मैंने आपसे कहा था, इसमें जो जॉइंट्स हैं वो मल्टीपल इन्वॉल्व होते हैं, मिनिमम जॉइंट्स 3 और मोर देन 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, अप टू 5 जॉइंट्स भी जा सकते हैं। इसका भी 1 पॉइंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, सॉरी, इसके 5 पॉइंट्स, ठीक है? 3 और मोर देन 3 जॉइंट्स होंगे, तो आप इसको अप टू 5 पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके बाद है सिम्पटम्स का ड्यूरेशन कितना है? अगर उसने कहा जी मेरे सारे मसाइल को 6 हफ्तों से ज़्यादा हो गया, 1 नंबर मिलेगा। अब अगला इसके बाद क्या है जी, बाकी तमाम डिसऑर्डर्स को या डिजीजेस को एक्सक्लूड करें, यानी वो बीमारियां जिनमें ये सारे मसले हो सकते हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। उसने लिखा हुआ है कि एक्सक्लूजन ऑफ डिजीजेस जिनकी सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, खास तौर पर उसमें सोरियासिस, सोराइटिक जो आर्थराइटिस होता है उसको निकालें, गाउट को निकालें, सूडो गाउट को निकालें, एसएलई को निकालें, यानी बाकी तमाम डिजीजेस को रूल आउट करें। ये तब जाके इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर फिट। लो जी, आप सिनेरियो बड़ा सीधा सा है, आपके पास एक 30 इयर्स ओल्ड फीमेल आ जाती है, आप ओपीडी में बैठे हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे जॉइंट्स स्वोलन है, पेन है। आपको आइडिया हो जाता है कि दिस इज मोस्ट लाइकली रूमेटाइड आर्थराइटिस। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। तो बेटा आप ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो डायग्नोसिस पहुंचेगा ना। तो आप उसे क्या कहेंगे, जाओ जी आरए फैक्टर करा के लाओ, जाओ जी एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज करा के लाओ, जाओ ईएसआर करा के लाओ, सीआरपी करा के लाओ। बाकी आपका एग्जामिनेशन आपने देखा 3 जॉइंट इन्वॉल्व, हमने कहा जी 5 नंबर कम से कम बनते हैं। आपने हिस्ट्री दी, उसने कहा जी 6 हफ्तों से ज़्यादा है। कहा जी 1 नंबर इसका भी बन जाए। फिर आपने बाकी सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट कर लिया। आपने कहा जी एसएलई नहीं हो सकता, गाउट नहीं हो सकता, सूडो गाउट नहीं हो सकता। तब जाके यू हैव रीच्ड एट द डायग्नोसिस। ठीक है? अब देखो, इन्हीं पेशेंट्स को क्लिनिकली आपको क्या नज़र आएँगे, बड़ी कॉमन ये पिक्चर है, ये वाली, और ये देते हैं जब आपका स्टेप 2 लें। स्टेप 2 के अंदर जब स्टेशंस बने होते हैं, तो वो स्टेशन के अंदर आपको ये वो दे देते हैं कि जी ये डायग्राम है, आप इसको डायग्नोसिस करें कि ये क्या है, ठीक है? अब वो डायग्राम देखो क्या है, आपको साफ नज़र आ रहा है डेविएशन। मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ अल्नर डेविएशन, ठीक है? डिफॉर्मिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, फिंगर आपको ये देखो ऐसे फ्लेक्स्ड नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर भी देखें कि ये हमारे पास अल्नर बोन है, और ये देखो कैसे डेविएट हुआ हुआ है फिंगर्स, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड अल्नर डेविएशन। ठीक है? तो ये इसी पे हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये मोस्ट लाइकली। खैर चलो, अब आपने लैब्स करवानी है, करवा लें। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ये क्रोनिक प्रोसेस है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को।
साइनोवियल फ्लूइड आपने उसी तरह एस्पायरेट किया जैसे आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में किया था। अब देखा उसको इसके साथ कंपेयर, तो एक तो जब ये आपने फ्लूइड निकाला तो ये क्लियर नहीं था, टर्बिड था, धुंधला था, गदला था। फिर आपने इसके अंदर विस्कोसिटी चेक की तो ये लेस विस्कस था। फिर आपने इसके अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट चेक किया तो दैट वाज ग्रेटर देन 3000 टू 50000 तक जा सकता है। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या कहा था? हमने कहा था कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है दैट शुड बी लेस देन 2। तो बेटे वो सारी चीजें जो आप उधर कंपेयर करके आ रहे थे, आप देख लो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है? अब ये एक बड़ा ही जबरदस्त उसने पॉइंट बताया है। DIP स्टैंड्स फॉर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, दिस वन। It is not involved in rheumatoid arthritis. Not involved. But it is always involved in osteoarthritis. तो ये DIP पे ही डायग्नोसिस बन जाता है। If a person comes to you and he has a normal DIP, तो उसको रूमाटाइड आर्थराइटिस है क्योंकि इट इज स्पेयर्ड इन रूमाटाइड आर्थराइटिस। और अगर एक पेशेंट आता है उसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द DIP तो उसको ओस्टियोआर्थराइटिस। इट्स वेरी मच वेरी वैल्यूएबल की पॉइंट, अगर आप इसके ऊपर इसको याद करें तो ये जनाब सारी स्टोरी है कि आप किस तरह इन दोनों में डिफरेंशिएट करें। फिर आपने कुछ छोटी मोटी लैब्स कराई, जैसे मैंने कहा था एक्सरे। अब देखो एक्सरे वहां इंपॉर्टेंट था जब हमने ओस्टियोआर्थराइटिस की, यहाँ इंपॉर्टेंट ही नहीं। ठीक है, फिर भी बार उन्होंने कहा जी आप एक्सरे करवाते ही करवाते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। अर्ली चेंजेस क्या होती हैं? सॉफ्ट टिश्यू का एडीमा होता है, स्वेलिंग होता है, आहिस्ता आहिस्ता डीमिनरलाइजेशन होती है, जॉइंट्स आपको वीक नजर आ रहे होते हैं। बट वो टिपिकल जो फाइंडिंग हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ते थे, जॉइंट स्पेस कम हो जाना, ओस्टियोफाइट का बन जाना, सब कॉन्डल स्क्लेरोसिस हो जाना, सब कॉन्डल बोन सिस्ट बन जाना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। लेटर स्टेजेस पे जाके थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, और एक चेंज उसके अंदर आती है व्हिच इज नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ फिर वही इरोजन्स डैमेजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन दिस केस? वहां हमने क्या कहा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि यार कुछ नहीं करना, फिजियोथेरेपी करो, वर्कलोड कम करो, पेन किलर ले लिया करो, खास तौर पे एनसेड्स उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और बस ठीक है। यहाँ जो कि हमें पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमें इस पेशेंट को कोई ना कोई ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिवली काम करे। तो जो एनसेड्स हैं वो तो कोई इश्यू नहीं है, हम कहते हैं दैट इज द इनिशियल थेरेपी। आएगा फर्स्ट विजिट आपके पास आ रहा है, आपका डायग्नोसिस भी श्योर नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है स्टार्ट में क्या करोगे? हम ये पेन किलर खाएं जी, फिर देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल आप इन्वेस्टिगेशंस करा लोगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ हैं वो क्या-क्या हैं? वो कहते हैं जी एक तो एनसेड्स कैन बी यूज्ड, ठीक है? बाकी उसके बाद जब आप इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, तो हम उसको DMARDs कहते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ये ग्रुप है पूरा अलग से। तो मैंने आपसे कहा ना कि फर्स्ट विजिट पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाना कि ये रोमा चलो डायग्नोसिस हो भी गया तो आपने इन्वेस्टिगेशन का वेट करना है। तो मीनवाइल आप क्या करते हो? यार ये ज़रा आप 1 हफ्ता ना ये आप पेन किलर खाएँ। वो पेशेंट आ गया, आपको पता चल गया कि यार इसको तो रूमेटाइड आर्थराइटिस है। आपने कहा जी बंद करें, एनसेड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या स्टार्ट करें? DMARDs व्हिच इज़ कॉल्ड डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। अब इसके अंदर कौन-सी दवाइयाँ स्टार्ट करनी है? कहते हैं जी जितना जल्दी स्टार्ट करा देंगे, उतना बेहतर है। और द बेस्ट इनिशियल ड्रग जो जिससे स्टार्ट करते हैं वो है मेथोट्रेक्सेट। अब ये पक्का सिनेरियो, कहते हैं जी आपके पास 4-5 अगर दवाइयाँ हैं तो पहले सबसे कौन सी स्टार्ट करें? व्हाट इज़ द इनिशियल बेस्ट मैनेजमेंट? द आंसर इज़ मेथोट्रेक्सेट। वो आप स्टार्ट करें। इसके अलावा दूसरी दवाइयों में क्या है? हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन है। लेकिन याद रखना है जो हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन है ये रेटिना डैमेज करता है, तो इसका पक्का सिनेरियो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन? द आंसर इज़ रेटिनल टॉक्सिसिटी। रेटिनल टॉक्सिसिटी, ये याद रखिएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है जी? सल्फासेलाज़िन, ये भी। तो आपके पास 3 ड्रग्स आ गई इनिशियल, जो हमने कहा था कि जी आप पहले मेथोट्रेक्सेट से स्टार्ट करें, हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन आपके पास है, सल्फासेलाज़िन है। अगर सपोज़ करें इनको कहते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी, इनमें से पेशेंट एडजस्ट नहीं हो रहा, देन यू हैव गो फॉर अ सेकंड लाइन थेरेपी, और उसके अंदर क्या-क्या आती है? नंबर 1 इंटरफेरॉन, सॉरी नॉट इंटरफेरॉन, TNF इन्हिबिटर्स, ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर इन्हिबिटर, TNF। यहाँ फिर आ जाता है रिटक्सीमैब। रिटक्सीमैब खुद एक एंटीबॉडी है। तो वो एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट बनी थी, हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी दे दी ताकि उसको पकड़े। मैं इसको समझाने के लिए ये बताता होता हूँ कि सपोज करो
कि यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ, ये स्नाइपर है, ये वाला, इसने गन पकड़ी हुई और इसने इसको मार दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये ना मरे, ये बच जाए। एक तरीका ये है कि इसको यहाँ से भगा देते हैं। दूसरा तरीका है कि नहीं, आप इधर खड़े हो पीछे और ये जो स्नाइपर है इसको टारगेट करें। अब ये जो सेंटर में अभी आपको बता रहा हूँ कि जो स्नाइपर है ना, दिस इज आईजीएम एंटीबॉडी। वो जो पीछे भी हम सॉरी पढ़ के आईजीएम, नॉट जी, आईजीएम एंटीबॉडी। और ये स्नाइपर मारने किसको लगा था? एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। हमने क्या किया, हमने इस आईजीएम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी। हमने कहा यार इसको बचाना है, मारो इसको। तो रिटक्सीमैब इज एंटी CD20 एंटीबॉडी, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि ये CD20 ये सेल्स भी होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी हैं। सो ये लिम्फोसाइट्स को भी हम ब्लॉक करके इन एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। अगेन इम्यूनोलॉजी के अंदर ये बेहतर इंशाल्लाह आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उनकी स्टिमुलेशन से भी इम्यूनोग्लोबुलिन और बाकी सारा कुछ बनते हैं। तो हम लिम्फोसाइट एंटी CD20 हम उसी को ब्लॉक कर देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस वैसे भी ब्लॉक होना शुरू हो जाए। सो याद रखिएगा जी क्या काम है, फर्स्ट लाइन थेरेपी इसके अंदर क्या है, मीथोट्रेक्सेट, और उसके साथ बाकी जो दवाइयां हैं उसके अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासेलाजीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का साइड इफेक्ट क्या है, रेटिनल डैमेज। फिर उसके बाद सेकंड लाइन थेरेपी है जिसके अंदर आता है ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर इनहिबिटर या रिटक्सीमैब। और आखिरी जो ड्रग है दैट इज कॉल्ड लेफ्लुनामाइड। ये इनके नाम आपने मस्ट याद रखने हैं, बाकी इनकी डिटेल्स फार्माकोलॉजी के अंदर जब हम उसके पढ़ेंगे तो अब मैकेनिज्म्स और बाकी चीजें इंशाल्लाह। कॉम्प्लिकेशंस क्या है जी, देखें रूमेटाइड आर्थराइटिस से क्या होगा, एक तो जॉइंट की डिफॉर्मेशन हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी व्हिच इज कॉल्ड ओस्टियोपिनिया, ओस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस कैन लीड्स टू ओस्टियोआर्थराइटिस। बोन वीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ओस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है। अदर देन जॉइंट्स जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, वो पूरे ऑर्गन्स में कहीं पे भी डेवलप हो सकती हैं। एनीमिया हो सकता है, रूमेटाइड नोड्यूल मैंने आपसे कहा था हो सकता है, स्क्लेराइटिस आई की मैंने कहा था इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एमिलाइडोसिस हो सकती है। एमिलाइडोसिस का मतलब होता है accumulation of abnormal proteins in the body। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, कार्पल टनल, कार्पल जो कैप्लान सिंड्रोम है वो हो सकता है, योग्रन सिंड्रोम हो सकता है, एंड फेल्टी। ये सारे सिंड्रोम हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी टाइप होती है, कैप्लान क्या है, कार्पल टनल क्या है, ये 4 सिंड्रोम्स हैं इंशाल्लाह आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम। सो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मैं इस तरह याद करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कुछ भी नहीं बचेगा। सारे का सारा जो प्रोग्राम है ना वो बढ़ जाएगा, यानी प्रोग्राम खराब हो जाएगा सारे का सारा, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसने किसी ऑर्गन को, किसी चीज़ को स्पेयर नहीं करना। अल्टीमेटली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स के साथ-साथ बाकी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट आएगी एंड दैट विल लीड्स टू सम सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है जी? तो यहाँ तक आपको बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ सवाल पूछिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो